टिड्डी दल। नवंबर में कराची शहर पर टिड्डी दल का हमला हुआ। इंग्लिश में इस जानवर को लॉकस्ट कहा जाता है। चूंकि इस कीड़े का उर्दू नाम काफ़ी अजीब सा है, इसलिए मैं इसको अरबी लफ्ज़ जराद के ज़रिए भी पुकारूंगा। वैसे इस इस्तिलाह टिड्डी दल में हिंदी लफ्ज़ दल किसी झुंड या लश्कर को कहते हैं। मालूम होना चाहिए कि जराद यानी लॉकस्ट का ताल्लुक ग्रास हॉपर की नस्ल से है। चुनांचे इनका अंग्रेज़ी नाम लॉकस्ट निकला ही लातीनी लफ्ज़ लॉकस्टा से है, जिसका मतलब ग्रास हॉपर होता है। इन कीड़ों की ख़तरनाक तरीन किस्म जराद सहरी या फिर डेजर्ट लॉकस्ट है, जो कि खुश्क इलाकाजात से हिजरत करके इंसानी आबादी में वाक़ई फसलों पर हमलावर हो जाती है। अमूमन शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और हिंदुस्तानी रेगिस्तानों में पाई जाने वाली टिड्डियाँ जब कभी झुंड की शक्ल में शिकार पर निकलें तो दुनिया के 20% हिस्से पर छाकर 10% इंसानों की खुराक का ज़ख़ीरा तबाह कर सकती हैं। एक मादा जराद ज़िंदगी में 3 मरतबा अंडे दे सकती है और हर बार कोई 80 से 150 के करीब अंडे देती है। इन अंडों से निकलने वाले कीड़े 8 से 10 हफ्ते ज़िंदा रहते हैं, मगर ये सिर्फ उनकी औसत उम्र है, जो कि ज़्यादा भी हो सकती है। एक लश्कर जराद की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हो तो इस बात से लगाइए कि 1988 में ऐसा ही एक झुंड सिर्फ 10 रोज़ में 3000 किलोमीटर का फासला तय करके अफ्रीका से जज़ायर गुरबुल हिंद तक जा पहुंचा था। जराद का एक झुंड 8 करोड़ कीड़ों तक पर मुश्तमिल हो सकता है। टिड्डियों को कत्ल करने की खातिर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में फसल की आलूदगी का भी खदशा रहता है। चुनांचे सऊदी अरब में एक मरतबा लोगों को ये कहकर कीड़े खाने से मना कर दिया गया था कि जिन दवाओं के ज़रिए उन्हें मारा गया है वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, टिड्डियाँ खाना दुनिया भर में एक रिवाज है और बहुत ही कम तहज़ीब इसको गलत समझती हैं। क्या इस्लाम में टिड्डे खाना जायज़ है? अगर हाँ, तो इसकी क्या दलील है? क्या मुसलमानों के अलावा दूसरी अक़वाम टिड्डे खाती हैं? अगर हाँ, तो किस तरह इनके पकवान तैयार किए जाते हैं? ये सब हम आपको आखिर में बताएंगे। फ़िलहाल देखते रहें जाहिज़ जिन, और हमारी टीम से रब्ता करने के लिए इंस्टाग्राम पर तशरीफ़ ले जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। नवंबर के महीने में सिंध पर हमलावर होने वाला लश्कर जराद लोगों को याद दहानी कराने लगा कि टिड्डी दल भी कोई चीज़ है। मालूम होना चाहिए, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जराद का फसलों को नुकसान पहुंचाना आम सी बात है। खुद पाकिस्तान में भी ये कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं है। इस साल 15 फरवरी को शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने मिस्र और सऊदीया की हुकूमतों को खबरदार किया कि सूडान में हमला आवर होने वाला लश्कर जराद जल्द ही उनके ममालिक में हिजरत कर जाएगा। चुनांचे गर्मियों तक टिड्डियों ने मिस्र, सऊदीया और यमन में ऐसी गारत मचाना शुरू कर दी जिसके साए पाकिस्तान और भारत में भी मंडला रहे थे। जून के महीने में जहां इटली के जजीरे सार्डिनिया में जराद ने कदम जमाए, वहीं पाकिस्तानी शहर दालबंदीन में, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, टिड्डी दल ने डेरा जमा लिया। फिर 19 जून को ईरान से हिजरत करके आने वाली टिड्डियाँ सिंध के काश्तकारों के लिए मुसीबत बन गईं और कपास की फसल को खतरात लाहिक हो गए। यही हालात आइंदा चंद अय्याम तक बाकी रहे, यहाँ तक कि खैरपुर के किसानों ने अपने इलाके में एमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर दिया। इस पर सिंध के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने लोगों को हिदायत की कि टिड्डियों के खात्मे की खातिर उन्हें खुद ही पकड़ कर खाना शुरू कर दें। लसबेला, तुरबत और गवादर जैसे मकामात पर तबाही मचाने के बाद नारा और चोलिस्तान के सहराओं में जराद की अफजाइशी नस्ल का होना साबित हुआ। इसके बाद सरकारी एहलकारों ने इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए, लेकिन जुलाई के महीने तक ये कीड़े, जिन्हें यमन में जंग के बायस यमन में ही ख़त्म ना किया जा सका था, सिंध के काश्तकारों के लिए बदस्तूर दर्द सिर बने हुए थे। यहाँ तक कि सितंबर के महीने में कराची में ही दोबारा जराद का हमला हुआ, जिस दौरान गुलिस्तान जौहर, मेमार और नाज़माबाद में टिड्डियों की मौजूदगी की इत्तला मिली। जिन्ना एयरपोर्ट पर इन कीड़ों ने दहशत मचा दी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की मशीनें भी इनके वजूद से खाली ना रह सकीं। लेकिन अक्टूबर में जब थर के लोगों को जराद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मुजाहिदाना दिलेरी का मुजाहरा करते हुए ये कीड़े पकड़ कर खाने शुरू कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों से बर्बादी का खदशा किसी तौर कम न हुआ। दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त पैदा हुई जब 24 अक्टूबर को थर में बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब टिड्डी दल के सबब मनसूख करना पड़ा। इसके बाद पंजाब के इलाकों बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में जराद की बदौलत पैदा हो जाने वाले मसाइल पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक को नोटिस लेना पड़ा। नवंबर के महीने में ही एक मरतबा फिर टिड्डियों के झुंड ने पंजाब से सिंध का रास्ता थामा। यहाँ तक कि 10 नवंबर को कराची के इलाके मलीर में जराद ने आसमान को छुपा दिया। मलीर, गडाब और बिन कासिम के लोगों ने इन कीड़ों की आमद पर हैरत का इजहार किया।
معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک بھارت اور افریقی ممالک جیسے کہ حبشہ وغیرہ کو بھی ٹڈی دل سے خطرات لاحق ہیں۔ اس دوران وزیر زراعت اسماعیل راہو نے ایک مرتبہ پھر اہل سندھ کو یہی مشورہ دیا کہ جراد سے گھبرانے کے بجائے انہیں پکا کر کھا جائیں۔ اسماعیل راہو نے یہ تک کہا کہ کراچی کے لوگ ان کیڑوں کا استعمال بریانی اور کڑاہی بنانے میں کریں۔ اس کا باربیکیو کر سکتے ہیں، اس کی بریانی بنا سکتے ہیں، اس کا کچھ بھی اور بھی کسی طریقے کڑھائی بھی بن سکتی ہے، کڑھائی بھی بن سکتی ہے، اس کی بڑی بڑی ڈلیشس ڈشیں بنتی ہیں اور عام طور پر ڈیزرٹ ایریاز میں یہ کھائی جاتی ہے۔ جراد یا ٹڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کھانا دنیا کے مختلف کلچرز میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ٹڈوں کا شکار کرتے ہیں یا انہیں مرنے کے بعد اٹھا لیتے ہیں، انہیں آگ پر پکایا جاتا ہے اور پھر کھایا جاتا ہے۔ ایک ٹڈے میں کوئی 60% پروٹین جبکہ 15% چربی ہوتی ہے۔ ایشیائی ملک کمبوڈیا میں مادہ جراد کا پیٹ کاٹ کر اور اندر مونگ پھلی رکھ کر پکانے کا رواج ہے۔ افریقی ملک یوگنڈا کے لوگ ٹڈوں کے پر اور پیر کاٹ کر پیاز کے ساتھ ہلکی آنچ پر پکاتے ہیں۔ میکسیکو میں بھی جراد کو الگ الگ طریقوں اور مسالوں کے ساتھ پکانے کے کئی طریقے پائے جاتے ہیں۔ کیا جراد کھانا جائز ہے؟ یہ کیڑا دنیا کے قدیم جانداروں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم مصر کے لوگ بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر پر جو عذاب نازل ہوئے تھے ان میں سے ایک عذاب ٹڈی دل کا حملہ بھی تھا۔ تو رات میں اللہ نے یہودیوں پر جراد کھانا جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اناجیل کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام ریگستان میں شہد اور ٹڈیوں پر گزارا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ٹڈیوں کا تذکرہ 2 مقامات پر موجود ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے مصر کے لوگوں پر نازل ہونے والے عذاب کا بیان سناتے ہوئے ٹڈیوں کا نام لیا۔ دوسری جانب حشر کے میدان میں لوگوں کے پریشان کن اجتماع کو ٹڈی دل سے تشبیہ دی گئی۔ اس سب کے علاوہ احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ ٹڈی کا کھانا جائز ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگی مہمات کے دوران ٹڈیوں کا استعمال بطور خوراک کیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا 2 قسم کا مردار ہم پر حلال ہے، مچھلی اور ٹڈے۔ چنانچہ عالم اسلام میں اس امر پر اتفاق ہے کہ ٹڈیاں کھائی جا سکتی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹڈی دل کے حملے سے انسان کو نقصان محض فصلوں کی تباہی کی ہی صورت میں ہوتا ہے، وگرنہ اس کا دوسرا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، دمے کی بیماری جراد کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو کوئی پیغام نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہی ہماری اس پوری محنت کا مقصد ہے۔ اگر آپ کو معلوماتی قسم کی چیزیں دیکھنے میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل جاہز جن کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔